So love you. This is chapter 1 of civics and the chapter name is power sharing. जैसा कि हम पिछली क्लास में जितना पढ़ चुके हैं उससे आगे कंटिन्यू शुरू कर रहे हैं। आज से हमारा जो टॉपिक है वो है मेजोरिटीनिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटीनिज्म क्या होता है? जब कोई भी लोग है ना किसी भी कास्ट के किसी भी लैंग्वेज को बोलने वाले ज़्यादातर लोग होंगे ना उसको मेजोरिटी में होगा कि जैसे आपकी क्लास में लड़के ज़्यादा हैं लड़की ज़्यादा है तो आपकी मेजोरिटी है, और जो लोग कम होते हैं उसको बोलते हैं माइनॉरिटी। तो यहाँ पे किसकी मेजोरिटी ज़्यादा थी इसके बारे में बताते हैं और क्या फ़ायदा होगा उससे मेजोरिटी से। तो श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंस कंट्री इन 1948। इसमें बताया गया कि जो श्रीलंका थी वो कब इंडिपेंडेंट हुई। तो मैंने कल आपको बताया था श्रीलंका 4 फैब 1948 को आज़ाद हुआ था। कहाँ से? ब्रिटेन से। और आपको एक और बात बताता हूँ, जो ब्रिटेन कंट्री थी ना, यानी ब्रिटेन देश था, उसने ना 53 देशों पर राज किया था बच्चों, 53। तो उनमें से श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान सब एक थे। द लीडर The leaders of the Sinhala community sought to secure dominions over government by virtue of their majority। तो जो सिनेला गवर्नमेंट थी ना उसकी एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के जो लीडर्स थे उन्होंने क्या फैसला लिया? उन्होंने फैसला लिया कि हम अपनी जो सिनेला लैंग्वेज है उसको ऊपर उठाने के लिए बहुत काम करेंगे। तो उन्होंने क्या किया? अपनी मेजोरिटी दिखाई। एज ए रिजल्ट द डेमोक्रेटिक इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट अडोप्ट टू ए सीरीज। उस टाइम ये कहा गया कि हम लोग नए इलेक्शन करवाएंगे और इलेक्शन करवाने से जो सरकार बनेगी ना, और जिसकी ये देखा गया कि अब इन लोगों की तो मेजोरिटी ज़्यादा है इसलिए ये तो अच्छे ढंग से बन जाएंगे। तो उस टाइम है ना जो भी रूल पास किए गए ना वो सिनेला लैंग्वेज को ध्यान में रख के किया गया। तो सबसे पहले क्या बचा? 1956 में एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिनला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। उसमें क्या किया मैंने आपको कल भी बताया था, 1956 में एक एक्ट पास किया गया था। तो उससे पहले ना हमारे यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज थी इंग्लिश, और उसकी जगह पे ना इन्होंने बताया कि जो सिनला होगी वो ओनली सिनला यानी कि तमिल नहीं, ओनली सिंगली सिनली जो लैंग्वेज है एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। दस डिसरिगार्डिंग तमिल, तमिल की जगह तमिल को छोड़कर ओनली सिंगला होएगी। दी गवर्नमेंट फॉलोड preferential policies that for फेवर सिनला एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन। और कोई भी बंदा अगर यूनिवर्सिटी में कोई भी एडमिशन लेना चाहता है या कोई भी एंड गवर्नमेंट जॉब और कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता है तो हमेशा उनका ही फेवर किया जाएगा जो सिनल लैंग्वेज को बोलने वाले होंगे। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टेपलेट दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। उसमें कहा गया कि हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, अगर बौद्ध धर्म वाले या क्रिश्चियंस वाले अगर हमारे सिनली को बोलने वाले ज़्यादा हो जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए भी हम कोई ना कोई फ़ायदे की बात रखेंगे। ऑल दीज ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर। तो जितनी भी गवर्नमेंट होगी वो सब है ना इकट्ठे की करके बात करेंगे, यानी कि बुद्ध अगर हमारे बारे में सोचेंगे, क्रिश्चियंस हमारे बारे में सोचेंगे, और तो हम उनके बारे में उनको बिल्कुल बिठा के उनसे उनके लिए रूल बनाएंगे। ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल। तो इसमें सब जो सबसे ज़्यादा बुराई थी वो श्रीलंका तमिलों की हो रही थी, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। दे फेल्ट दैट नॉन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी। उस टाइम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इतनी बड़ी नहीं थी जो कि बुद्धिस्ट सिनला लीडर्स वर सेंसिटिव टू द लैंग्वेज, जो सिनला बुद्धिस्ट इनके खिलाफ आवाज उठा सके और उनके कल्चर के। दे फेल दैट, उन्होंने सोचा, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी डेनिड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। उन्होंने देखा कि कोई भी जो गवर्नमेंट पॉलिसी अगर जो भी सरकार कोई भी रणनीति बनाती है और तो उनको जो इक्वल अधिकार मिलने चाहिए, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगेंस्ट देम इन द गेटिंग जॉब, उनको भी जॉब चाहिए, अनदर अपॉर्चुनिटी और भी अपॉर्चुनिटी चाहिए, एंड इग्नोर देन द इंटरेस्ट एज अ रिजल्ट। तो फिर क्या हुआ, उनका क्या रिलेशन हुआ? जैसे श्रीलंका का मैप दिखा रखा है बच्चों, सीन इसमें क्या होता है, जो रेड रेड कलर का दिख रहा है ना, वहां पर तो जो ऑरेंज कलर है वहां पे श्रीलंकन तमिल रहते थे, यानी कि जो श्रीलंकन तमिल थे ना वो बाहरी एरिया में ज्यादा थे, और जो इंडियन तमिल है ना वो आपका चॉकलेटी कलर में दिखा रखा है। यहाँ पे इंडियन तमिल है जो कि 5% थे, और पूरा जो येलो कलर दिख रहा है ना बेटा वो सिनला लैंग्वेज है। और ठीक है, इस तरह से इनका पूरा सिस्टम था। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म दे रखी है, ग्लोसरी दे रखी है बच्चों। मेजोरिटीनिज्म क्या होता है? ए बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री। उन्होंने कहा कि जब भी किसी देश में ना अगर हमें कोई रूल बनाना हो या कुछ भी गवर्नमेंट बनानी हो तो वहाँ पर है ना जो लोग सबसे ज़्यादा होते हैं उनकी ही विशेष उनकी नीड्स ज़्यादा पूरी की जाती है, और हमेशा जो माइनॉरिटी में होते हैं ना उनका कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उसके बाद है, फिर क्या हुआ बिटवीन एंड सिनला, तो वहाँ पे ना यही चलता रहा सिस्टम। द श्रीलंकन तमिल लॉन्च, अब श्रीलंका तमिलों ने ना अपनी एक पार्टी लॉन्च कर दी, एंड स्ट्रगल फॉर द
रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज। उनका सबसे पहला मुद्दा था कि हमारी जो तमिल लैंग्वेज है उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना जाए। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन, हम हमारे बच्चों को, हम लोगों को भी एजुकेशन से वंचित ना किया जाए, एंड जॉब, और जॉब भी हमें मिले। बट देयर डिमांड फॉर मोर देन ऑटोनॉमी टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटली, उनको ना बार बार उन्होंने अपनी मांग को उठाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाय 1980 1980 में क्या हुआ, सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे पॉलिटिकल राजनीति संगठन बनाए गए। वर्क फ्रॉम डिमांडिंग, उन सब की एक ही डिमांडिंग थी कि जो इंडिया इंडिपेंडेंट तमिल की ना, जो श्रीलंका वाले तमिल है ना, या तो वो अलग करके अपना अलग देश बना ले, अलग से स्टेट बनाई जाए, और उस स्टेट का नाम है ना हम तमिल एलम के नाम से रखेंगे। ठीक है, इन नॉर्थन एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका, जो कि श्रीलंका के या तो नॉर्थन पार्ट में हो गया, ईस्टर्न पार्ट में, यानी कि बाहरी तरफ है ना, हम अलग से स्टेट बनाएंगे, वहां पर हमारी चलेगी, हमारे लोग जॉब लेंगे, हमारे सब कुछ होगा वहां पे, और किसी धर्म का कोई पार्टी को नहीं होगा। तो उन्होंने अपना अलग से ना एक स्टेट बनाने की डिमांड रख दी, जिसका नाम रखा गया तमिल एलम। द डिश फिर क्या हुआ, दी डिस्ट्रैक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटी टर्न इनटू, तो उस टाइम है ना दो धर्मों के बीच, दो भाषाओं के बीच है ना युद्ध की स्थिति आ गई। इट शून, तो उसको क्या कहते हैं, तो किसमें चेंज हो गया बेटा, सिविल वॉर। मैंने कल भी बताया था आपको, किसी भी देश के अंदर कोई भी दो लैंग्वेज, कोई भी दो कास्ट, या कोई भी दो ग्रुप के लोग आपस में अगर विरोध हो जाता है, उसको सिविल वॉर बोलते हैं। तो फिर क्या हुआ, एज ए रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटी हैव बीन किल्ड। इस विरोध में ना दोनों समुदाय के ना करीबन हजारों लोग मार दिए गए। मैनी फैमिली वर फोर्स टू लीव द कंट्री, बहुत सारे लोगों को ना देश छोड़ने के लिए दबाव डाला गया। एंड रिफ्यूजीज आर मैनी मोर लोस्ट देयर लिवलीहुड, और बहुत सारे लोग है ना अपना घर बार छोड़कर दूसरे देश में भाग गए, उनको बोलते हैं रिफ्यूजी, शरणार्थी बोलते हैं। यू हैव रीड चैप्टर फर्स्ट ऑफ इकोनॉमी, आप लोग है ना 10th क्लास की इकोनॉमिक्स की जो फर्स्ट बुक है ना, यानी कि जो पहला चैप्टर है, यानी इस चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट, उसमें पढ़ चुके हो। एंड अबाउट श्रीलंकन एक्सलेंट रिकॉर्ड ऑफ द इकोनॉमी, उसमें देखा गया कि श्रीलंका का ना HDI सबसे अच्छा था, ये आपने देखा होगा। डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ, तो वहाँ पे डेवलपमेंट भी है, एजुकेशन भी है, और हेल्थ। बट द सिविल वॉर, लेकिन जब बेटा जी सिविल वॉर चला था ना, उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद है, अब मैंने जैसे स्टोरी पीछे छोड़ी थी बेल्जियम की, अब बेल्जियम में क्या क्या, जैसे श्रीलंका के तो मैंने बताया, बेल्जियम में भी मैंने बताया था आपको, डच थे, फ्रेंच थे, जर्मन, आपस में विरोध हो रहा था, तो उसमें क्या क्या बात उनके सामने, क्या क्या डिमांड रखी गई, उसके बारे में आइए अब। तो उसमें हुआ, द बेल्जियन लीडर, यानी जो बेल्जियम के जो लीडर थे, टू के डिफरेंट पथ, उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया। दे रिकॉग्नाइज द एक्सिस्टेंस ऑफ द रीजनल डिफरेंस एंड कल्चर डाइवर्सिटीज, उनके वहाँ पे ना बहुत सारी संस्कृति और बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती है। लेकिन क्या हुआ, बिटवीन 1970 एंड 1993, 1970 से 1993 के बीच, दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो कि 4 टाइम, यानी 4 बार उन्होंने बनाने की कोशिश की, फिर फेल हो जाता, फिर बनाया, फिर फेल हुआ, इस तरह से बनाने की कोशिश की, उसको 4 बार अरेंजमेंट किया गया। लेकिन उनकी ये इच्छा थी कि दैट वुड एनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर, उनका ये मतलब था कि हर जो भी कास्ट के जो भी लोग होंगे ना, सबको बिल्कुल इक्वल राइट मिले। दे अरेंजमेंट दे वर्क आउट इन द डिफरेंट फॉर्म अनदर एनी अदर कंट्री इट इज़ वेरी, और ये भी ये था कि दुनिया के दूसरे देश है ना, उनसे इनोवेटिव हो, उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूशन को लेके चले। हेयर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल, ये मॉडल जो उन्होंने सोची थी बातें, वो मैं बता रहा हूँ क्या क्या बातें सोची थी। सबसे पहले बात सोची थी उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच, जितने भी लोग हैं ना, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात होगी ना, वो डच की भी उतनी बात होगी और फ्रेंच की। तो डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई जाएगी उसमें जो मिनिस्टर होंगे ना, दोनों के इक्वल होंगे। सम स्पेशल लॉ रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ द माइनॉरिटी ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक, जब भी कोई कानून बना जाएगा ना, दोनों से पूछा जाएगा। 10, अगर कोई सिंगल कम्युनिटी कैन में, अगर एक सिंगल गवर्नमेंट, अगर दो, जैसे डच वालों ने कोई डिसीजन बना लिया और फ्रेंच वालों को पता नहीं चला, जर्मन वालों को पता नहीं चला, तो वो नहीं माना जाएगा। दूसरा पॉइंट था, मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, जितनी भी पावर थी सेंट्रल गवर्नमेंट में की, वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। और फिर क्या हुआ, और वहाँ पे 2 रीजन ऑफ द कंट्री, और देश के 2 हिस्से कर दिए गए। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो स्टेट गवर्नमेंट थी ना, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के काम नहीं करेगी। तीसरा पॉइंट था, ब्रुसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट, ब्रुसेल्स की एक अलग सरकार होगी, इन विच, जिसमें जिसमें एक ऐसी कम्युनिटी बनाई जिसमें डच वाले भी होंगे, फ्रेंच वाले भी। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी, ब्रुसेल्स बिकम द डच स्पीकिंग कम्युनिटी एक्सेप्ट द, उन्होंने मिलकर एक सरकार बनाई, ठीक है। तो इस तरह से गवर्नमेंट चली बच्चों। फिर यहाँ पे आगे चलते हैं।
चौथा पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज द थर्ड किंग ऑफ द गवर्नमेंट। उन्होंने बताया कि जब है ना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर अगर कोई सरकार बनाएगी तो कई ऐसे बंदे को बनाएगी, उसको बोलेंगे थर्ड किंग ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का तीसरा राजा। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। वो पब्लिक के द्वारा चूज किया जाएगा। और वन लैंग्वेज कम्युनिटी, उसमें एक ही लैंग्वेज बोली जाएगी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर द लिव। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चर। उसमें कोई भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो संस्कृति, शिक्षा, लैंग्वेज किसी से रिलेटेड हो, कोई इशू नहीं होगा वहाँ पे। यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट indeed a very complicated even for the living in the Belgium, but their arrangement have to work well so far. They help to avoid civics। उसमें फिर क्या हुआ, ऐसे चलते सिस्टम रहते थे, फिर उन्होंने इस तरह से पूरा अपना अच्छे से सिस्टम बनाया। दोनों को ना दोनों ग्रुपों में बेटा पावर को शेयर कर दे, इसी के हिसाब से पावर शेयरिंग बहुत अच्छा कंसेप्ट सब निकल के आया। फिर आगे जाके आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पे गाड़ी दे रखी है बच्चों, ज़्यादातर गाड़ियों में ना एक ही स्टेयरिंग होते हैं। हमारी इंडिया में स्टेयरिंग अलग साइड होता है और विदेशों में अलग साइड होता है। लेकिन जब है ना हम कोई भी जैसे रोडवेज वगैरह के लिए ट्रेनिंग लेते हैं ना चलाने के लिए, तो वहाँ पे ना गाड़ी के अंदर दो स्टेयरिंग होते हैं। एक तो जो बंदा सीख रहा वो चला रहा होता है, और जो उसका कंट्रोलर होता है वो, यानी कि दोनों काम करते हैं। अब अगर गाड़ी को बेटा जी, अगर कोई गाड़ी है, अगर उस गाड़ी के दो मालिक होते हैं और वो दोनों ही कहते हैं हम तो दोनों चलाएंगे, और तब है ना वहाँ पे दोनों स्टेयरिंग यूज कर सकते हैं, इससे भी गाड़ी चलेगी उससे भी गाड़ी चलेगी। तो यहाँ पे ना पावर दो के हाथ में दे दी। यही सिस्टम, यही मॉडल है ना, एक पिक्चर बहुत अच्छी निकल के है जिसको हम पावर शेयरिंग बोलते हैं। जैसे जर्मन गवर्नमेंट लिखा हुआ है कि जर्मन गवर्नमेंट भी इस तरह से थी जिसके दो मालिक थे। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है बच्चों समझ में आ रहा होगा।